अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी साइबर सिस्टम के ठप होने से बेहद नाराज हैं। सीएम धामी ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक सरकारी आईटी सिस्टम ठीक होना चाहिए। सीएम ने कहा कि सोमवार तक सभी वेबसाइट में काम शुरू हो और दोबारा इस तरह की लापरवाही ना हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि टेक्निकल लापरवाही पर सख्त एक्शन हो। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जल्द ही साइबर सिक्योरिटी पर टास्क फोर्स बनाई जाए और डेटा के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी बनाया जाए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की है और 186 सरकारी वेबसाइट जिन पर काम नहीं हो रहा था, जिसको लेकर सीएम ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मालवेयर यानी कि कंप्यूटर वायरस के चलते 3 दिन से उत्तराखंड में सरकारी कामकाज ठप पड़े हैं। सचिवालय से लेकर सीएम हेल्पलाइन ठप रहे और सोमवार सुबह तक पूरा सिस्टम ठीक होने की उम्मीद है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर नाराजगी जताई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी पर उत्तराखंड सरकार की 186 वेबसाइट चलाने का जिम्मा है, लेकिन 2 अक्टूबर से मालवेयर यानी वायरस के चलते पूरा सरकारी सिस्टम ठप पड़ गया। प्रदेश के 13 जिलों में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रजिस्ट्री से लेकर डीएम ऑफिस तक के काम रुक गए। शुक्रवार को सचिवालय में इसकी वजह से कोई काम हो नहीं पाया। वहीं सीएम हेल्पलाइन और अपनी सरकार पोर्टल भी नहीं खुला। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का तक सिस्टम गड़बड़ा गया। राजस्थान दौरे से मुख्यमंत्री लौटे तो नाकाम इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी यानी कि आईटीडीए पर नाराजगी जताई और हाई लेवल मीटिंग तक बुलानी पड़ी। बात बिल्कुल साफ है कि बड़े बड़े दावे करने वाली एजेंसी, निदेशक और उनकी टीम फेल है। उससे पहले शुक्रवार को आईटीडीए की निदेशक और आईएएस निकिता खंडेलवाल का बयान सुनिए। मेरा अपना ये कहना है कि मेरा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाया और मेरा सिस्टम उसको हम लोग रिजिलियंट और हम लोग उसको वापस ला पा रहे हैं, लाइव कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ने डिटेक्ट करके टाइम से बिना किसी इम्पैक्शन के, बिना किसी लॉस के हम उसको लाइव कर पा रहे हैं। तो इससे बड़े हमें लगता है कि हमारी टीम, मतलब कि हमारा अपना अचीवमेंट है। जितनी आसानी से निदेशक निकिता खंडेलवाल ने ये बात कह दी, पहले गलती और फिर सिस्टम को ठीक करने का काम कोई मजाक नहीं है। इसी गलती का फायदा किसी भी दिन हैकर्स उठा सकते हैं और कई सरकारी गोपनीय दस्तावेज एक झटके में हैकर्स के हाथ लग सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए सेक्रेटरी नितेश झा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भविष्य में आईटी सिस्टम को मजबूत बनाने की बात कह रहे हैं। ये तो एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी समय के साथ बढ़ता रहता है और हमारे स्टैंडर्ड एसओपीज का अगर पालन किया जाता है तो नॉर्मली इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। फिर भी हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए और कार्य करेंगे और हमने इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, जैसे सर्टिन वगैरह को इन्वॉल्व किया है। उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर आगे फिर हम लोग अपने सिस्टम्स को और फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी बात बात पर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इसकी पोल एक वायरस ने खोल कर रख दी। और खबर है कि वायरस कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि कमजोर लचर सिस्टम का नतीजा है। और यही हाल रहा तो किसी दिन पूरे सरकारी सिस्टम पर इससे बड़ा संकट आ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली के चौखंबा ट्रैक पर लापता 2 विदेशी महिला पर्वतारोही का बचाव अभियान जारी है, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया। आज सेना के हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ के 4 जवानों को चौखंबा बेस कैंप पर उतारा गया और बेस कैंप में बर्फ के बीच में रेस्क्यू टीम को टेंट और स्लीपिंग बैग मिला है, जिसके बाद में अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों महिला पर्वतारोही बेस कैंप से आगे की तरफ बढ़े होंगे और वहां पर रॉक क्लाइंबिंग करते हुए रस्सियों में अटक गए होंगे। अब एसडीआरएफ के जवान बेस कैंप से पैदल चौखंबा पीक तक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 3 अक्टूबर को अमेरिका की मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की जैन मैनर्स चौखंबा पीक के लिए निकली थी और अब तक इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ के साथ में एयरफोर्स भी बचाव अभियान में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिन में राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां पर आबू रोड में सीएम
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ग्लोबल समिट में शामिल हुए, जहां पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और उत्तराखंड के कण कण में शंकर का वास है। देवभूमि में लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। ऑनर्ड टू प्रेजेंट यू विद राष्ट्र चेतना पुरस्कार। तालियों से भाई जी का हम फेलिसिटेशन करते हैं। अवार्ड फॉर सिंसियर। उत्तराखंड राज्य जिसको देवों की भूमि कहा जाता है और जिनके हर कण कण में शंकर का वास है, हमारा प्रदेश जहाँ एक और प्राकृतिक रूप से सुरम्य है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट भी है। और विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आकर, देवभूमि में आकर स्वयं की खोज करते हैं, यानी स्वयं को साधना में लगाते हैं, अपना शोधन करते हैं, हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में निकाय चुनाव होंगे और चुनाव के लिए सरकार तैयार है। शनिवार को ये बात संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रवर्त समिति की तीसरी मीटिंग के बाद में कही। उन्होंने कहा कि साल 2018 की तरह 2011 की जनगणना पर ही चुनाव होंगे और हाईकोर्ट को 10 नवंबर से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। सरकार ने हाईकोर्ट में 25 दिसंबर से पहले चुनाव की बात कही है। वहीं चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर्त समिति की तीसरी बैठक शनिवार को हुई और उसी में ये फैसला हुआ। वही तय किया गया है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गंभीर है और आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के ओबीसी को ही मिले। इस पर प्रवर्त समिति अपना काम करती रहेगी और इसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए स्पीकर से बात की जाएगी। जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। भू कानून की तरह ओबीसी आरक्षण का फायदा भी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को मिले। कांग्रेस और बीजेपी यही चाहते हैं और यही वजह है कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना पर कराने पर सहमति बनी है ताकि ओबीसी के नाम पर कोई बाहरी उत्तराखंड का फायदा ना उठा ले। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर्त समिति बनी, लेकिन यहाँ भी पेंच बाहरी का आकर फंस गया। ओबीसी आरक्षण के नाम पर कहीं उत्तर प्रदेश का ओबीसी चुनाव न लड़ जाए और उत्तराखंड के ओबीसी को फायदा न मिल पाए, इसी डर के चलते ओबीसी आरक्षण वाली प्रवर्त समिति ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव कराने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में कई बाहरी लोग ऐसे हैं जो यूपी में ओबीसी हैं पर उत्तराखंड में रहकर यहां भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर फायदा ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक उत्तराखंड में शिक्षा, राजनीति और संस्कृति को देखते हुए इस पर सोच समझकर ठोस फैसला लिए जाने की जरूरत है। ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत व्यापक इस पर चर्चा होनी है, वृहद इस पर चर्चा होनी है। हमारे यहाँ का जो ओबीसी समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन सबके हित के लिए, राज्य हित के लिए हम प्रवर्त समिति जल्दी में नहीं है। वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे हमारा शैक्षणिक हो या किसी भी रूप में हो, उसी के मद्देनजर हम व्यापक चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की जमीन से लेकर आरक्षण तक का फायदा बाहर से आकर लोगों ने जमकर उठाया है। यही बात अब हर जगह उत्तराखंड में चुभती जा रही है और इस ओबीसी आरक्षण में भी ऐसा ना हो, इसलिए पक्ष विपक्ष के सुर एक है। उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेट पे डीएलएड किया, टीचर बनने उत्तराखंड के सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आ गए। अच्छा, स्थायी निवास कहीं का लिया, फिर भर्ती के लिए स्थायी निवास यहाँ का ले लिया। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि न केवल ये कमेटी, आवश्यकता पड़े तो एक कमेटी और बनाए, आवश्यकता पड़े तो चाहे आयोग बनाना पड़े। मेरा ये दृढ़ मत है कि बाकायदा सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस सरकार को जारी करने के लिए, सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस
ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए करनी पड़ेगी। हमारी ये चिंता है जो बॉर्डरों पर लगे हुए, जैसे उत्तर प्रदेश बॉर्डर से है या और अन्य बॉर्डरों से लगे हुए एरिया हैं, वहां पे बाहरी लोगों का जिस तरह से वहां पे बढ़ रहा है, उस पे जो है चिंता है कि ताकि बाहरी लोग दो जगह का जो है आरक्षण का फायदा न लें। अभी डीएलएड के पेपर हुए थे तो उसमें भी काफी बच्चों का फोन आ रहा था कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ओबीसी के उस पे जो है डीएलएड किया है और उत्तर प्रदेश में भी जो है ये उसके पेपर दे रहे हैं। तो इस तरह का न हो, हमारी चिंता उत्तराखंड को लेकर है। कुल मिलाकर चिंता उत्तराखंडियों के हक पर पड़ रहे डाके को लेकर है। जहां उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोग नौकरियों में ओबीसी का फायदा ले रहे हैं तो उत्तराखंड के ओबीसी हाथ मल रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के ओबीसी की सही पहचान की मांग उठ रही है ताकि नौकरी से लेकर चुनाव में उसे अपना हक मिल पाए। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनने की बात बीजेपी के विधायक मान रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार इस पर एक्शन ले और उत्तराखंड के ओबीसी के हितों पर डाका नहीं पड़ना चाहिए। माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग नकली सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो ये सरकार में हुए वो और सरकार की जवाबदेही बनती है कि उनकी सरकार में दूसरे प्रदेशों के लोगों ने नकली सर्टिफिकेट कैसे बना दिए, और अगर बनाए हैं तो उनको इस बात को एश्योर करना पड़ेगा कि उत्तराखंड के ओबीसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके हितों पर डाका नहीं डाला जाएगा। चमोली के औली में इन दिनों कजाकिस्तान और भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ में अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी को साझा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी विश्व की सर्वोत्तम आर्मी में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना को और बेहतर बनाने के लिए लगातार मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है। ऐसा ही एक युद्धाभ्यास 30 सितंबर से औली में कजाकिस्तान और भारत की सेना कर रही है, जिसमें 8 रूटीन रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग, स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन के साथ मार्शल आर्ट, योगा, कॉम्बैट फ्री फॉल, कॉर्डन एंड सर्च के साथ ड्रोन और काउंटर ड्रोन जैसी तकनीक को आपस में साझा कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों की सेना को लाभ मिल सके। ये जो एक्सरसाइज है वो यूएन चार्टर के हिसाब से है, तो इसमें जो कजाकिस्तान आर्मी है वो इंडियन आर्मी के जो युद्ध क्षमता है और एक्सपर्टीज़ है उससे सीखती है, और इंडियन आर्मी को भी कजाकिस्तान आर्मी की जो एक्सपर्टीज़ है उसको सीखने का मौका मिलता है। एक फ़ायदा ये होता है, और दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज जो होती हैं उससे दोनों देशों की आपस में परस्पर मैत्री संबंध जो है वो इम्प्रूव होता है। 13 अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में जहां भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान शामिल हैं, वहीं कजाकिस्तान के 60 जवान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं, जिसमें कजाकिस्तान के जवान 14 दिनों से इस ट्रेनिंग को अपने देश के जवानों तक पहुंचाएंगे। वहीं कजाकिस्तान आर्मी से जहां भारतीय सेना को रेगिस्तान और मरुस्थल जैसे इलाकों में लड़ने की सीख मिलेगी, वहीं कजाकिस्तान को भारतीय सेना के कई क्षेत्रों में एक्सपर्टीज के साथ ट्रेनिंग मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल दौरे पर पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और मीटिंग में राज्य के लिए भू कानून पर चर्चा की गई और सख्त भू कानून बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव लिए गए। वहीं राधा रतूड़ी ने कहा कि जो मूल निवासी है उनको मूल निवास प्रमाण पत्र देंगे, और बैठक के दौरान राधा रतूड़ी ने कहा कि नैनीताल जिले में बालिका सुरक्षा पर बेहतर काम हुआ है, इस मॉडल को राज्य भर में लागू करेंगे। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम में मुलाकात की और आशीर्वाद भी लिया उनसे। इस दौरान विधायक अनुपमा रावत और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के मोहम्मद साहब पर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, किसी की भावना को आहत करने वाले बयान देने से बचना चाहिए। वहीं हरियाणा चुनाव पर हरीश रावत ने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में रिकॉर्ड सीटों से जीत ली जा रही है।
दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे लोग जो हैं समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, समाज को बांटते हैं और हिंदुस्तान को, देश को कमजोर करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। आप किसी की आस्था पर क्यों चोट कर रहे हैं? कोई मेरी आस्था पर चोट करेगा, मुझे भी दर्द होगा। पौड़ी पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीएमओ कार्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। धन सिंह ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिससे कि हर अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर हों। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि वे खुद भी अस्पतालों के निरीक्षण का प्लान बना रहे हैं। साथ ही प्रदेश के सभी डीएम और एसडीएम को भी अस्पतालों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी गैर हाजिर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रदेश में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।